हेच आहे ना आपलं आत्ताचं आजचं आयडी? हो, दोघं जण आहेत ना, पण प्रशांत सर असतील किंवा कोणतरी दुसरे असेल. हेलो हेलो सूरज। हॅलो, गुड आफ्टरनून सर. हा, अरे हे गो टू मीटिंग प्लॅटफॉर्म आहे का? हा गो टू वेबिनार नाही वाटत. अच्छा, गो टू वेबिनारच आहे ना हा? हॅलो.
Good afternoon, everyone. We will start at 8. एक 5 मिनट में हम लोग चालू करते हैं, तो stay back. अच्छा, सो गुड आफ्टरनून. सो चालू करने से पहले जो गो टू वेबिनार के लिए फैमिलियर नहीं है, अगर आप मोबाइल ऐप से अगर आप यूज कर रहे होगे तो राइट साइड में ऊपर एक क्वेश्चन का एक मार्क है, वहां पे आप क्लिक करके आप आपका जो भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क डायरेक्टली टू रिस्पेक्टिव स्टाफ. एंड अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन है तो वहां पे चैट और क्वेश्चंस का एक आंसर्स है, तो वहां पे यू कैन डायरेक्टली आप वहां पे डाल सकते हो, आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप वहां पे डाल सकते हो. और यहाँ पे सबको अनम्यूट करा है, तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, अगर कुछ है तो वहां पे एक माइक का सिंबल है राइट साइड अपर लेफ्ट, सो वहां पे आप क्लिक करके अनम्यूट होके यू कैन आस्क, आपके जो भी क्वेश्चन है आप वो यहाँ पे पूछ सकते हो. सो जनरली हम एक 5 मिनट का स्टार्ट का जो टाइम है वो बफर टाइम लेते हैं, तो एक 5 मिनट का हम बफर टाइम लेते हैं और एक 2-3 मिनट में वी विल स्टार्ट अवर टुडे सेशन ऑन ई टेंडरिंग. जो रिसेंटली वेबिनार में ज्वाइन हुए उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है. सबसे पहले अगर आपको सबको अनम्यूट किया गया है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं सो यू कैन आइदर चैट इन चैट बॉक्स, वहां पे एक क्वेश्चन का एक मार्क है, वहां पे आप डाल के वहां पे आप आपके जो भी क्वेश्चंस है यू कैन डायरेक्टली आस्क टू रिस्पेक्टेड टीचर. और अगर आपको कुछ बात करना है तो वहां पे एक माइक का सिंबल है, वहां पे क्लिक करके अनम्यूट होके यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मैडम.
So let's start. So good afternoon everyone. Welcome to today's webinar. अपेक्स कंसल्टेंट एंड पार्टी डेवलपर्स मिलके अलग अलग विषय पे, बहुत सारे अलग अलग विषय पे लगभग हर हफ्ते हमारे अलग अलग वेबिनार्स होते हैं. सो वी आर कंडक्टिंग वेबिनार्स और आज का टॉपिक है हमारा ई टेंडरिंग. ई टेंडरिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, वी विल सी दैट. सो आज की जो हमारी मैडम है, आज शिवांजलि मैम हमारे साथ है. शी इज एन सिविल इंजीनियर. एक्चुअली उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, उनको काफी 2 इयर्स का वहां पे एक्सपीरियंस है. शी यूज्ड टू वर्क देयर एज अ प्रपोजल इंजीनियर. कंपनी जो है वो क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, उसमें भी काफी क्लास होते हैं. सो एंड शी हैड डन देयर n नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड वो एक फ्रीलांसर भी है ई टेंडरिंग में. सो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है. वी आर फॉर्चुनेट टू हैविंग यू मैम. एंड सो आज का सेशन देखते हैं. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप वहां पे फिर से एक बार बता देता हूँ, वहां पे क्वेश्चन मार्क का एक है और अदर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क डायरेक्टली टू मैम. सो ओवर टू शिवांजलि मैम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is Shivanjali from Apex Consultant. जैसे सूरज सर ने बोला, हम हर वीक कुछ नए नए टॉपिक्स पे वेबिनार लेते रहते हैं जस्ट फॉर यू गाइस, बिकॉज ये टाइम पे हम एजुकेशन लूज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा घर बैठे. ओके, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी. सो वेलकम ऑल. ओके, सो आज का टॉपिक है ई टेंडरिंग. सो एज ए सिविल इंजीनियर, ई टेंडरिंग में हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हैं कि एग्जैक्टली टेंडरिंग होता क्या है, टेंडरिंग में कौन से चीजें हैं जो हमको पता नहीं है. ओके, तो एज ए सिविल इंजीनियर हमें वो सारी चीजें पता होनी चाहिए. ओके, बिकॉज टेंडरिंग एक ऐसा पार्ट है, इवन आप सिविल इंजीनियर नहीं भी हो तो फिर भी आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो. ओके, इवन आप तो डिफरेंस क्या है कि फिर हमारा लाइक एडवांटेज क्या है, हमने तो डिग्री ली है, हम सिविल इंजीनियर है, हम डिप्लोमा है, डिग्री है, हमने मास्टर्स किया है. और वैसे भी हम अभी मार्केट में देखते हैं कि जिनके पास डिग्री नहीं है वो भी तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर है ही ना. सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. इवन एग्जैक्टली टेंडर कैसे रीड करते हैं. ओके, जो टेंडर डॉक्यूमेंट होता है वो वेपन होता है हमारा टेंडरिंग का. ओके, कि अगर आपको टेंडर डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से रीड करने आ गया, इट मीन्स आप कुछ भी काम कर सकते हो एज अ कॉन्ट्रैक्टर. खाली आपको टेंडर अच्छे से रीड करनी आना चाहिए. इसमें जो भी क्लॉजेस होते हैं, जो भी क्लॉज होते हैं, आपको वो सब है ना प्रैक्टिस से होता है. जितना आपका रीडिंग ज्यादा होता है टेंडर डॉक्यूमेंट का, उतनी सारी चीजें आपको क्लियर होती जाती है. ओके, सो टेंडर डॉक्यूमेंट रीड कैसे करना है वो भी हम आज देखने वाले हैं. ओके, टेंडर में जो भी टर्म्स यूज होती है, ओके, जो भी स्टैंडर्ड टर्म्स है उसका एग्जैक्टली एक्चुअल वर्क कैसे होता है. हमने कॉलेज में कुछ बुक्स में तो देखा है कि ईएमडी क्या होता है, एसडी क्या होता है, एलडी क्या होता है, ये सब हमें पता है. बट एग्जैक्टली ऑन साइट, ऑन प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट्स में ये सारी चीजें कैसे काम आती है, ये सब हम देखने वाले हैं. इवन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स का डिफरेंस क्या होता है. ओके, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मिसकंसेप्ट्स है. हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए थे, इसलिए हमने ये वेबिनार करने का सोचा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स एक अलग चीज है, टेंडरिंग एक अलग चीज है. इवन ऑल दीज थिंग्स आर को रिलेटेड, बट दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स. ओके, सो हम ये भी इसमें देखने वाले हैं. सो ये कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं. ओके, ये प्रोजेक्ट्स दिखाने का पर्पस ये है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स में हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए थे. ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स एज इन एग्रीमेंट साइन किए हैं. ओके, तो आगे जाके मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी आपको. ओके, सो एग्जैक्टली टेंडर होता क्या है. ओके, टेंडर हमने सबने सुना है. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एज अ ऑर्गेनाइजेशन एवरी डे, एवरी मंथ कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं. कुछ पब्लिक वर्क जो होता है, इवन हम बोलते हैं रोड है, और क्या है, ब्रिजेस है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है जहाँ जहाँ पे, उस सबके काम के लिए टेंडर निकलते हैं. ओके, तो इसमें अभी देखो एक हिडन चीज ऐसी है कि फिर टेंडर निकलते क्यों है, फिर हम प्राइवेट लोग क्यों टेंडर का काम करते हैं. क्योंकि जब भी गवर्नमेंट टेंडर निकालता है, प्राइवेट में काम की अश्योरिटी और क्वालिटी वर्क की अश्योरिटी ज्यादा होती है. ओके,
सपोज मैं XYZ कंपनी में काम करती हूँ तो मैं XYZ कंपनी ही काम करेगी एक समथिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, बट गवर्नमेंट इसके ऊपर काम क्यों नहीं करता है? गवर्नमेंट में तो भी तो है ही ना लोग जो टेंडर का काम कर सकते हैं, तो प्राइवेट में क्यों देते हैं? ओके, मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो बाहर क्यों काम देते हैं? क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क का अश्योरेंस ज्यादा होता है। ओके, और जो भी बिग अमाउंट प्रोजेक्ट होते हैं उसमें फिर आपने सुना होगा कि PPP प्रोजेक्ट होते हैं, लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, तो वो एक अलग टर्म है। तो टेंडर मतलब क्या कि गवर्नमेंट के थ्रू जो इनविटेशन आता है किसी भी काम के लिए उसको बोलते हैं टेंडरिंग। ओके, तो उसका जो भी प्रोसेस है, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ओके, सो उसको बोलते हैं टेंडर। आगे जाके मैं कुछ आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाने वाली हूँ। सो टेंडर में ना बहुत सारी टाइप्स होते हैं। टाइप्स इन द सेंस, अभी देखो आप में, अगर मैं आपको सबको अनम्यूट रखा है, आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ भी डाउट है तो वहां पे आप क्वेश्चन में डाल सकते हो और यू कैन आस्क डायरेक्टली टू मी। ओके, ओपन टेंडर क्या होता है? ओपन टेंडर मतलब क्या? सपोज 10 कॉन्ट्रैक्टर है एक एरिया में और गवर्नमेंट को किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर टेंडर अनाउंस करना है, तो सभी लोग उस पे वो टेंडर भर सकते हैं। दिस इज ओपन टेंडर। ओके, मतलब सब लोग वो टेंडर रीड कर सकते हैं। अगर आप उसके एलिजिबल क्राइटेरिया में बैठते हो तो आप भर सकते हो। ओके, वो उसको बोलते हैं ओपन टेंडर। लिमिटेड और क्लोज टेंडर मतलब क्या? गवर्नमेंट के थ्रू कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, उसको कुछ सिलेक्टेड कंपनीज ही कर सकती है, ये गवर्नमेंट को पता है। ओके, कुछ बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं, सो पर्टिकुलर 10 नंबर ऑफ कंपनीज ही ये काम कर सकती है, तो उनको सेपरेटली इनविटेशन डाला जाता है। वो टेंडर ऐसे ही एज इट इज ऑन साइट पे अपलोड नहीं होते हैं। ओके, तो उनको पर्सनली इनविटेशन जाएगा, तो वो सिलेक्टेड कंपनीज ही वो टेंडर भर सकती है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सिंगल कंपनी को ही वो हैंड ओवर कर सकती है, उसको बोलते हैं सिंगल टेंडर। और कुछ टेंडर ऐसे होते हैं कि नॉट ओनली इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी कुछ लोग काम करते हैं, तो वो भी टेंडर फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव टेंडर्स। ओके, मतलब सिर्फ इंडिया के ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी जितने लोग हैं वो लोग भी टेंडर फील कर सकते हैं। ओके, ये कुछ टाइप है टेंडर के, ये पता होना चाहिए क्योंकि हम इसमें कौन से कैटेगरी में आते हैं। ओके, जब जब आप टेंडर फील करते हो वहां पे कैटेगरीज होती है कि आप इसमें से कौन से कैटेगरी में आते हो। ओके, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट चीज क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। ओके, सो द बेसिक डिफरेंस इज, जब टेंडर निकलता है, टेंडर पास होता है, और टेंडर जब वो प्रोसेस फिनिश होती है, उसके बाद जब हम एक्चुअल ऑन साइट काम करना शुरू करते हैं ना, तब कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन आता है। ओके, सो बेसिकली जब गवर्नमेंट पब्लिश करेगा कोई भी टेंडर, तो उसमें जो भी BOQ होगा, स्कोप ऑफ वर्क होगा, स्पेसिफिकेशन है, ड्राइंग है, वो जो भी चीजें है जो गवर्नमेंट पब्लिक में देने वाली है ऑनलाइन और ऑन न्यूज़पेपर में भी वो सब आता है, तो उसको टेंडर बोलते हैं। और जब सपोज मैं XYZ कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे टेंडर मिल गया है, आउट ऑफ 10 कॉन्ट्रैक्टर मुझे टेंडर मिल चुका है। ओके, मुझे अवार्ड हुआ है, टेंडर में कुछ टर्म्स है, अवार्ड हुआ है, अवार्ड मतलब मुझे टेंडर मिला है। वो अवार्ड किसको होता है? जिसका प्राइस सबसे कम होता है। ओके, अगर मैंने सबसे कम प्राइस फील किया है मतलब टेंडर मुझे अवार्ड हुआ है, तो आगे मैं काम कैसे करूंगी? ओके, मैं अपने मन से तो काम नहीं कर सकती हूँ। ओके, सो एज पर स्पेसिफिकेशन इन अ टेंडर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं। ओके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है। अगर मेन कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो मैं भी, अगर मुझे कुछ RCC वर्क करना है तो मैं किसी और कॉन्ट्रैक्टर को हायर करूंगी, तो मुझे उसके लिए एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। ओके, वैसा ही सेम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, ओनर है जो, उनके बीच भी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर का ये मेन डिफरेंस है कि टेंडर के बाद कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस होता है। ओके, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस नहीं होता है, पहले टेंडर एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। ओके, जो हमारा लाइव प्रोजेक्ट चालू है भुसावल में पाटिल डेवलपर्स के थ्रू, ओके, उसका और एक RCC कॉन्ट्रैक्टर है, उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। ओके, जो हमने असाइन किया है RCC कॉन्ट्रैक्टर। सो एज अ कॉन्ट्रैक्टर, ओके, और एज अ कॉन्ट्रैक्ट आपको एक से एक चीज बहुत डिटेल में मेंशन करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है?
आप ऐसे ही नहीं डाल सकते कि ओके यहाँ पे लाइक 4x5 का जो भी कॉलम है इसका काम मैं करूंगी, नहीं, उसमें एक्चुअल सामान कितना लगेगा, ओके, मतलब मटेरियल कितना लगेगा, उसका डायमेंशन क्या है, एक से कौन सा टाइप का सीमेंट आप यूज कर रहे हो, कौन सी कंपनी का कर रहे हो, तो उसका रेट कितना होगा, एक से एक चीज अगर आपको इसमें विजिबल है तो आप देख सकोगे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नोट, फ्लोर टू फ्लोर हाइट विल बी 10 फीट बाय 6 इंच। मतलब इसमें अगर कुछ बढ़ता है, ओके, तो वो पैसा कौन देगा, अगर इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसका पैसा कौन देगा, बिल्डर देगा या फिर कॉन्ट्रैक्टर देगा, किसी को तो देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें मेंशन होती है डॉक्यूमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में, ओके। तो आपको हर एक चीज इसमें बहुत छोटी से छोटी चीज ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो आप देखते हो कि फिर ऑन साइड फिर झगड़े हो जाते हैं, कुछ बैटल्स होती है, फिर उसके लिए फिर अलग लॉज है, वो फिर एक अलग बड़ा टॉपिक है, फिर लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, फिर वो अलग टॉपिक हो जाता है। बट इसीलिए एग्रीमेंट जितना क्लियर, जितना सॉर्टेड होता है, उतने काम में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है। ये कुछ साइट के फोटोज है हमारे यहाँ पे, जो आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने दिखाए थे। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि टेंडर में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, कि टेंडर कौन कौन निकालता है। अभी हम जहाँ पे रहते हैं, मैं वहां से ही स्टार्ट करती हूँ। हम अभी पुणे में रहते हैं, तो पुणे के टेंडर पीएमसी निकालती है, विच इज पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके। पीएमसी भी निकालती है। वैसे ही हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की जो कॉर्पोरेशन है, अगर मैं नासिक की बात करूँ तो वहाँ पे एनएमसी निकालती है, लाइक नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके। सो जैसे जैसे जितने भी हमारे गांव है और जितने भी सिटीज है, उसका जो भी टेंडर निकलता है उनके रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र के टेंडर्स पीडब्ल्यूडी निकालता है, विच इज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ओके, और डिवीजन, वो निकालते हैं। रेलवे के जो भी काम होते हैं उसके रेलवे के टेंडर अलग से निकलते हैं। एयरपोर्ट के टेंडर अलग से निकलते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है ये सब। इंडियन ऑयल मतलब कौन सा, जो भी हमारे पेट्रोल पंप्स के जितने भी काम है ना, वो सारे इंडियन ऑयल के जितने भी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है। सीपीडब्ल्यूडी, एमआईडीसी, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन टेंडर नहीं निकालता है, रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम रहते हैं ना, सभी टेंडर निकालते हैं। और कैसा है इसमें डिफरेंस क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कुछ क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी है कि आप वही भर सकते हो। सपोज आपने अभी टेंडर भरना शुरू किया है, ओके, आप अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है आपने, आपका इनिशियल स्टेज है, आप एयरपोर्ट के टेंडर नहीं भर सकते हो, या पीडब्ल्यूडी का 30 लाख का टेंडर या फिर 1 करोड़ का टेंडर आप तुरंत ही जस्ट फर्स्ट टाइम में ही फिल नहीं कर सकते हो। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, ओके। आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी मेरे पास जो है, उसमें लिमिटेशंस होती है। मतलब जब आप नया नया काम शुरू करते हो ना, तब आपका एक क्लास होता है, विच इज लाइक क्लास 7, क्लास 8 कॉन्ट्रैक्टर, ओके। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको वर्क ऑर्डर्स मिलती जाएगी। वर्क ऑर्डर मतलब जो भी आप काम करते हो ना, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको एक वर्क ऑर्डर मिलता है गवर्नमेंट से, तो वो आपका एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, ओके, कि आपने ये काम किया है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी नया टेंडर फिल करोगे, तो उस वर्क ऑर्डर का कॉपी आपको लगाना पड़ता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम किया है। और वर्क ऑर्डर में आपका पूरा एक्सपीरियंस वहाँ पे लिखा होता है कि एग्जैक्टली आपने काम क्या क्या किया है, ओके। तो वो होता है वर्क ऑर्डर। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें आप काम कर सकते हो, ओके। सो टेंडर में प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले, ओके। तो टेंडर में ना मेन 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं। तो प्री टेंडरिंग एक्टिविटी, प्री टेंडरिंग एक्टिविटी मतलब क्या, जब आपको टेंडर कोई पब्लिश होने वाला है ये पता है, या कोई टेंडर पब्लिश हुआ है, टेंडर में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है डॉक्यूमेंटेशन का। टेंडर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं, ओके। मतलब व्हेन आई वाज वर्किंग, हमने 1000 पेजेस के फाइल्स बनाए हुए हैं कितने तो भी बार, ओके। और उसके कॉपी, मतलब आप सोचो कि उसमें कितने डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते होंगे। मतलब आपके कंपनी का पैन कार्ड, ओके, आपका खुद का आधार कार्ड, आपके कंपनी के जो भी सीईओज है, जो भी हायर अथॉरिटी है, उन सबका पैन कार्ड,
और इवन कंपनी के MOU, कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेन डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, आपकी जो भी क्वेरीज है, जो आप जो मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उसमें, कि उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। एग्रीमेंट्स है, अगर आप अकेले काम नहीं कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टेंडर के ऊपर, 2 कंपनीज मिलके काम कर रही है तो उसको जेवी बोलते हैं। ओके, जॉइंट वेंचर मतलब आप 2 कंपनीज मिलके एक काम करते हैं, क्योंकि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बैठ रहा है। मतलब कोई टेंडर 1 करोड़ का है पर आपके कंपनी का टर्नओवर है लाइक 20 लाख, तो उन्होंने अगर टर्म्स एंड कंडीशंस डाला है टेंडर में कि आप अगर 50 लाख के ऊपर है तब भी आप 1 करोड़ का टेंडर भर सकते हो, देन इट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल। पर उन्होंने ये भी डाला होता है कुछ टेंडर में कि जेवी इज अलाउड। जेवी अलाउड मतलब जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब कि आप किसी और को पार्टनर बना के दोनों मिलके ये टेंडर का ये भर सकते हो। तो अगर आपका 20 लाख का टर्नओवर है, किसी और का 40 लाख का है, तो दोनों का 60 मतलब प्लस 50 लाख ऊपर हो गया, तो आप दोनों मिलकर भर सकते हो, तो उसका एग्रीमेंट होता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं। मतलब ये होता है प्री टेंडरिंग का एक्टिविटी। टेंडरिंग साइकिल मतलब क्या, आप टेंडर फील करो, जो भी आपने मतलब टेंडर ऑनलाइन भरो। ओके, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बना के रखे हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड करो, उस डॉक्यूमेंट के हार्ड कॉपी निकालो, उसके ऊपर स्टैम्प साइन मैन्युअली करना पड़ता है, ये सब चीजें करो, इसको बोलते हैं पूरा टेंडरिंग साइकिल। ओके, और उसके बाद होता है पोस्ट टेंडरिंग एक्टिविटी। अब पोस्ट टेंडरिंग एक्टिविटी मतलब क्या, एक बार अगर आपने टेंडर सबमिट कर दिया, ओके, उसके बाद वो टेंडर का एक प्रोसेस होता है कि एक 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 करके टेंडर ओपन होता है। मतलब जो प्राइस भी हम क्या बोलते हैं कि टेंडर ओपन हो गया, सो फर्स्ट टाइम में ही टेंडर ओपनिंग डेट, इसका मतलब 16 को ही पता नहीं चलेगा कि किसको टेंडर मिला है। 16 को सिर्फ आपको इतना पता चलेगा कि आपके साथ और भी कौन कौन लोगों ने कौन से लोगों ने टेंडर फिल किए हैं, किसने किसने टेंडर भरे हैं। ओके, आपको इतना ही पता चलेगा और ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें सब कुछ पता होता है कि कौन कौन आया है, किसने कितने डॉक्यूमेंट फिल किए हैं, अगर किसी ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट किया है, अगर कोई कंपनी ब्लैक लिस्टेड है उसने अगर भरा है। ओके, तो ये सब चीजें, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। ओके, इवन आप मैं एक 1 आवर के वेबिनार में ये सब चीजें कवर नहीं कर सकते हो। मैं उसमें जो मेन मेन पार्ट है वो बता सकती हूँ। ओके, टेंडरिंग के अलग से क्लासेस निकालते हैं। ओके, लाइसेंस के लिए कौन से इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको लगने वाली है। ओके, अगर आप अभी डिप्लोमा हुए हो या डिग्री हुए हो, ओके, डिप्लोमा एंड डिग्री का लाइसेंस का जो वैलिड क्या बोलते हैं अमाउंट है ना, वो एक ही है। मतलब अगर आप टीएमसी का लाइसेंस निकाल रहे हो, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो आपको 30 लाख का ही लिमिट है। और अगर आप इवन डिप्लोमा के बेस पे निकालो या डिग्री के बेस पे निकालो, मिलेगा तो 30 लाख का ही। ओके, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी के वेबसाइट पे जाओगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, महा PWD .com, उस पर अगर आप जाओगे तो वहां पे एक प्रोसेस है, वो मैं बताती हूँ आपको। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। अगर आपका खुद का घर है, इवन आपका नहीं भी है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप रेंट पे रहते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल विथ होम एग्रीमेंट। ओके, यहाँ पे भी एग्रीमेंट आता है। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड,
और आपको पीडब्ल्यूडी के वेबसाइट पे एक एफिडेविट मतलब क्या, एक रिटर्न में आपको कुछ लिख के देना पड़ता है कि मैंने जो भी प्रोवाइड किया है मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रू है, इसमें कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ओके, तो उसको एफिडेविट बोलते हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं। इवन आपको अगर कहा कितने तक का टेंडर भर सकते हो, लाइक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट एक चीज होती है। ओके, ये बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंक आपको देती है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। ये सब चीजें आपको डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए लगती है, वो बहुत बेसिक चीजें होती है। ओके, इवन आपको पीएमसी का भी निकालना है ना, तो आपके सारे रिजल्ट्स लगते हैं। डिप्लोमा किया है आपने तो 3 साल के 6 रिजल्ट्स होते हैं ना, सेमेस्टर वाइज लगते हैं। अगर आप डिग्री के ऊपर निकाल रहे हो तो सेमेस्टर वाइज 6 रिजल्ट्स, ठीक है, इतना ही क्राइटेरिया होता है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो पीडब्ल्यूडी के लाइसेंस के लिए लगते हैं। ओके, जब आप महापीडब्ल्यूडी के वेबसाइट पे जाओगे ना, mahapwd.com, उसमें बिजनेस करके एक ऑप्शन है। ओके, बिजनेस में सब ऑप्शन है ई रजिस्ट्रेशन, और ई रजिस्ट्रेशन में भी आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें से एक होता है सिविल रजिस्ट्रेशन, आप सिविल इंजीनियर हो तो आप सिविल रजिस्ट्रेशन करोगे, और सिविल रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड करोगे ना आगे, मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, तो उसमें फिर आपके जो आपका इंफॉर्मेशन है, आपका नेम, आपका होल्डर हो, ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें, ये सब उसमें उस प्रोसेस को करें। और फिर इनिशियली आपको लाइक 1000 पे करना पड़ता है, और एट द एंड कुछ 10,000 का आई थिंक काम होता है। ओके, सो इवन सपोज आपका इवन आप अगर फ्रेशर भी हो ना, तो आप फ्रेशर भी हो तो अनएम्प्लॉयमेंट का लाइसेंस निकलता है गवर्नमेंट में। ओके, ठीक है। सो ये कुछ प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाई थी। ओके, टेंडरिंग की, कि हम कैसे कैसे कौन से वे से टेंडर पूरा फिल करते हैं। The tender process divided into 6 stages. Okay, कि प्रिपरेशन ऑफ रिक्विजिशन, अप्रूवल ऑफ टेंडर, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब वही आपको अगर टेंडर निकलने वाला है ये पता है। ओके, कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी से या आइडिया रहता है कि हमारे एरिया में ये खराब हुआ है तो इसके ऊपर टेंडर निकलेगा ही निकलेगा। ओके, ये सब चीजें पता होती है, तो वो टेंडर फिर उस पर स्टडी करने का कि उस पे क्या क्या काम हो सकता है, कौन सा ड्राइंग लग सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का। ओके, टेंडर फिल करने का। ओके, अभी देखो डॉक्यूमेंट पे आते हैं, मैं आपको एक दिखा, पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस है। ओके, ये हमारा ही, तो इसमें आपका नाम होता है। ओके, एक आइडेंटिटी है, आपका कंपनी का टाइप। ओके, ये पीएमसी का लाइसेंस आती है। ये पीएमसी का लाइसेंस है मेरा खुद का। तो इसमें देखो क्या क्या है, यहाँ पे लिखा है पुणे महानगर पालिका। ओके, कामाचा विभाग मतलब क्या है, कौन से काम ले सकती हो, मतलब आप कौन से काम कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट को यूज करके। तो यहाँ पे मराठी में लिखा है
इवन इलेक्ट्रिसिटी काम आप कर सकते हो, मतलब आप डिप्लोमा, इवन यहाँ पे देखो निविदा घेण्याची क्षमता मतलब 30 सबसे पहले तो बोल रही थी ना कि अगर आप हो तो क्या एडवांटेज है। अगर आप एक नॉन सिविल बैकग्राउंड से आते हो, ओके, ना आप डिप्लोमा हो ना इंजीनियर हो, आप एक रैंडम कोई भी पर्सन हो और आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, तब जब आप लाइसेंस निकालोगे ना, तब आपका लिमिट है ना ये बहुत कम रहता है, ये लाइक 5 लाख का लिमिट होता है। ओके, एज ए सिविल इंजीनियर इवन डिप्लोमा और डिग्री आपका ये जो लिमिट है ना ये ज्यादा होता है, आपको ये 30 लाख का लिमिट है, और किसी को 30 लाख का लिमिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे डिग्री का एडवांटेज होता है कि नॉन सिविल को 5 लाख का ही है, आप डिग्री हो आप डिप्लोमा हो तो आपको 30 लाख का लिमिट मिलता है। ओके, तो कितने सालों तक आप 30 लाख तक काम कर सकते हो। यहाँ पे देखो नोंदणी कालावधी पासून पर्यंत, मतलब 2013-17 में ये लाइसेंस मैंने 5 साल होगा, फिर मेरा लिमिट धीरे 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 बढ़ता जाएगा। वो जो वो होता है क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, तो मैं वो भी अपने हम आगे देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली है क्या। तो देखो इसमें आपके वर्क का टाइप दिया होता है, डेट दिया है, आपका लिमिटेशंस दिया है, आप कब तक कहाँ तक के, ओके, ये भी इम्पोर्टेंट। अभी देखो अगर टेंडर करते हो ना, मैं अभी अभी हम ये स्टेज पे आ गए हैं कि आपको लाइसेंस मिल गया है, आपको लाइसेंस मिल गया है, आपको काम करना शुरू करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले कुछ अमाउंट अपने हाथ में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको पहले लगने वाली है। तो वो अमाउंट क्या होती है, अगर आप टेंडर भर रहे हो कोई भी, सपोज किसी रोड का काम निकला हुआ है, 10 लाख अमाउंट है उसका, और आपको टेंडर भरना है, तो आपको सबसे पहली अमाउंट जो लगेगी वो होती है टेंडर फी। टेंडर फी मतलब क्या, आपको ये सब ऑनलाइन ही पे करना पड़ता है ये सब चीजें। टेंडर फी मतलब वो टेंडर आपको परचेज करना है, ओके, बाय करना है गवर्नमेंट से। क्यों, क्योंकि आप वो टेंडर भर सकते हो, आप वो कम होती है विच इज लाइक 500, 1000, 750। ओके, अगर जितना आपका टेंडर का अमाउंट है ना उसके ऊपर वो डिपेंड करती है। अगर आपको टेंडर भरना है तो आपको सबसे पहले टेंडर फी पेड करनी होती है, वो नॉन रिफंडेबल होती है। ओके, 1500 जो भी है, जो भी अमाउंट है XYZ। तो सबसे पहले आप टेंडर जब भरना स्टार्ट करोगे तो आपको टेंडर फी भरनी पड़ती है। उसके बाद आपको पे करना पड़ता है EMD। EMD मतलब क्या, इट इज एन अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद द टेंडर डॉक्यूमेंट। EMD भी एक वन ऑफ द डॉक्यूमेंट है। मतलब क्या, सपोज आपका 10 लाख का टेंडर है ना, तो कुछ सेफ्टी के हिसाब से आपको 1 to 2% ऑफ जो आपका टेंडर का कॉस्ट है वो आपको भरना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। क्यों, सपोज आपने टेंडर भरा और फिर आपने बैकआउट किया तो, ओके, ऐसा नहीं चलता है। आपने टेंडर भरा है, इट मीन्स यू आर इन अ रेस, आपको काम करना पड़ेगा। तो फॉर अ सेफ्टी वो हमसे 1 से 2% एस्टिमेटेड कॉस्ट, 10 लाख का 1 to 2% जितना होता है वो हमसे लेते हैं। ओके, तो हमें वो पर वो अमाउंट रिफंडेड होता है आफ्टर सम टाइम। जिसको भी टेंडर मिलता है, अवार्ड होता है, 10 कॉन्ट्रैक्टर में से एक को मिलेगा ना, तो बाकी 9 लोगों को वो अमाउंट उनका रिटर्न मिल जाता है। ओके, तो EMD इज, इट इज अ रिफंडेड मनी। ओके, तो सबसे पहले आता है टेंडर फी। टेंडर फी के बाद आपको भरना पड़ता है EMD, और EMD कब भरते हैं हम, जब भी हम टेंडर सबमिट करते हैं ना, तभी उसी टाइम पे हमको EMD भी सबमिट करना पड़ता है उसके साथ। EMD होता है, और एक होता है SD। SD जो होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट। EMD और सिक्योरिटी डिपॉजिट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं।
तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ये अमाउंट किसको भरना पड़ता है? जिसको टेंडर मिला है, जिसको टेंडर पड़ता है। जितने भी लोग टेंडर भरने वाले हैं, अगर 10 कॉन्ट्रैक्ट टेंडर भर रहे हैं तो सभी को ईएमडी भरना पड़ेगा, और जिसको एक को टेंडर मिलेगा उसके बाद उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट एसडी भरना पड़ता है। मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट वो 10% होता है, अराउंड 10 to 15% एज पर, थोड़ा सा अमाउंट वेरी होता है वो। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको टेंडर मिलता है उसको भरना पड़ता है। ओके, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों, इसका मीनिंग और इसका आंसर यहाँ पे है। ये होता है लिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज मतलब क्या? जब भी आप कोई भी काम, मतलब आपको टेंडर मिला है और टेंडर का ड्यूरेशन है 1 ईयर, 1 साल का टेंडर का ड्यूरेशन है, 1 साल आप काम करते हो, आपका काम खत्म होता है। ओके, आपका काम फिनिश होता है। उसके बाद क्या, अगर 2 महीने में ही आपने किया हुआ काम खराब हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ओके, आपका तो काम खत्म हो गया, आपका फिनिश हो गया, आप तो बैकआउट कर चुके हो, ड्यूरेशन भी खत्म हो चुका है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? तो गवर्नमेंट का तो डबल पैसा जाएगा ना। अगर उन्होंने 2 महीने में ही आपके किया हुआ काम को अगर उनको रिवर्क करना पड़ रहा है तो फिर गवर्नमेंट का नुकसान है। तो आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट भरा होता है वो एज अ सेफ्टी गवर्नमेंट के पास ही रहता है कुछ टाइम के लिए। तो इसको लिक्विडेटेड डैमेज बोलते हैं। मतलब सपोज 2017 से 18 लेके मैंने काम किया है, तो 18 से 19 तक मेरा लिक्विडेटेड डैमेज का पीरियड होता है। मतलब उसमें अगर कुछ खराब हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रैक्टर को माना जाता है, क्योंकि आपने इतना खराब काम किया है कि 1 साल के अंदर ही खराब हो गया, तो उसका पैसा कहाँ से निकलेगा? वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसमें से सब उसका पैसा निकलेगा। ओके, गवर्नमेंट खुद का पैसा नहीं डालेगी। अगर 1 साल के बाद, 1 साल तक अगर कुछ भी नहीं हुआ आपके काम को, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिटर्न मिलता है। ओके, अगर उसमें कुछ खराब होता है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसे कट होते जाते हैं फ्रीक्वेंटली। तो उसको, वो जो ड्यूरेशन होता है ना 1 साल का, आपका काम खत्म होने के बाद 1 साल तक का ड्यूरेशन, उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। ओके, जब आप टेंडर पब्लिश होता है, आपको टेंडर सबमिट करना है। ओके, आप टेंडर सबमिट करने वाले हो तो आपको उसके साथ कौन सी चीजें लगती है? ओके, एक तो टेंडर का डॉक्यूमेंट लगता है। ओके, टेंडर डॉक्यूमेंट के बाद आपका पूरा लिस्ट आता है, सीक्वेंस लिस्ट, कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं ना। टेंडर डॉक्यूमेंट को ही टेंडर नोटिस बोलते हैं। ओके, तो वो टेंडर नोटिस लगता है, पूरा इंडेक्स आता है। इंडेक्स में क्या क्या होता है? जो भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, एमओयू है, एग्रीमेंट है, स्लीप्स है, ईएमडी का स्लीप है, इवन टेंडर फी का जो स्लीप है, और जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर जेवी का डॉक्यूमेंट हो तो जेवी का एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट है। एसपीवी एक टर्म होता है, एसपीवी क्या होता है आई टेल यू लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो भी, एसपीवी क्या होता है। ओके, मतलब आप अगर क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हो तो उसमें एसपीवी का यूज होता ही है हमेशा। ओके, और उसके बाद ड्राइंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में इतनी सारी चीजें होती है। ये तो चलो मैंने एक एक सिंगल वर्ड लिखे है, इसके अंदर ही सब डॉक्यूमेंट ऐसे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ओके, तो अगर कैसा एक चीज होती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट का रेट कैसे डिसाइड करते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं ना, अगर उनका अमाउंट स्मॉल है, सपोज मुझे किसी पेमेंट ब्लॉक का काम करना है। ओके, ब्लॉक ऑफ पेमेंट, तो उनका काम करना है तो एक अप्रोक्सीमेटली 5 लाख का अमाउंट लगेगा। ओके, तो मैं हर एक चीज को कितना पैसा लगेगा वो कैलकुलेट गवर्नमेंट नहीं करती है। ओके, तो गवर्नमेंट के टेंडर में निकलता है कि ये लाइक टाइप ऑफ टेंडर होता है, कॉस्ट टाइप ऑफ रेट क्या है। एक होता है लमसम, एक होता है आइटम रेट। तो लमसम मतलब क्या कि इस काम को 5 लाख लगने वाले हैं, तो 5 लाख आपको कैसे यूज करने हैं, इट्स टोटली अप टू यू, आप उसको कैसे डालोगे। आरसीसी में आपको 1.5 लाख डालना है, स्टील में आपको 50 लाख डालना है, या और वाइस वर्सा, आप कैसे डालोगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट है। आपको हर एक चीज का हिसाब नहीं देना है, एक एक चीज का हिसाब देते नहीं बैठना है वहां पे, तो उसको बोलते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट। और आइटम रेट क्या होता है कि आपको पूरा कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है। ओके, पूरा कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है एक्सेल पे प्रॉपर, कि आप कितना परसेंट ऑफ मनी स्टील में यूज करोगे, कितना परसेंट आप कंक्रीट में यूज करोगे, कितना परसेंट आप लेबर को देने वाले हो, लेबर का भी रेट क्या है, अगर साइट पे आप प्रोजेक्ट मैनेजर रख रहे हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर का सैलरी कितना होगा। तो एक से एक चीज आपको वहां पे
हिसाब करके देनी पड़ती है तो उसको बोलते हैं आइटम रेट। ओके, और आइटम रेट अगर आपको हिसाब करके देना है तो उसमें इतनी सारी चीजें आती है। इवन एक एग्जांपल ले लो, आपको अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कुछ काम करना है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारी चीजें होती है। मतलब आपको वहाँ पे वॉल्व्स आते हैं, पाइपलाइंस आती है। ओके, और उसकी अलग अलग कंपनीज है, तो उसमें आपको फिर देखना पड़ता है कि कौन सी कंपनी मुझे कम रेट में दे रही है, तो हर एक कंपनी के साथ आपको एग्रीमेंट एक साइन करना पड़ता है। ओके, तो ये तो बहुत डीप की बात हो गई। ओके, वहां तक तो हम नहीं जाना है अभी, वो बात की बात है। बट ऐसे हर एक चीज के ऊपर हमको रेट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं आइटम रेट। ओके, एक लमसम मतलब टेंटेटिव अमाउंट होता है, कुछ भी आप कैसे भी यूज करो। आइटम रेट मतलब पर्टिकुलर आइटम के हिसाब से स्पेसिफिकली हमको देना पड़ता है। ओके, अभी आता है इस पे कि क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ओके, क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है अपने आपके टेक्निकल और फाइनेंशियल एबिलिटी के ऊपर। तो क्लास 1 जो होता है ना, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपको बहुत सालों तक कुछ सालों तक काम करना पड़ता है कंटिन्यू, ताकि आपका बैंक बैलेंस बढ़ता रहे। ओके, और आपका एलिजिबिलिटी बढ़ता रहे। जैसे मैंने बोला आपका लिमिट 30 लाख है, तो 30 लाख में आप क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन सकते हो। 30 लाख में आप 50 करोड़ का काम नहीं ले सकते हो गवर्नमेंट से। ओके, उसके लिए आपके कंपनी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतना होना चाहिए। ओके, आपकी कंपनी के पास सारी मशीनरी सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके आप क्लास 1 कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हो। ओके, क्लास 2 का लिमिट होता है 3 करोड़ तक का काम। ओके, 3 करोड़ तक जितने भी काम है आप क्लास 2 में कर सकते हो। क्लास 3 का है 1 करोड़। क्लास 4 में है 50 लाख तक का आप काम कर सकते हो। क्लास 5 में 15 लाख तक का कर सकते हो। ओके, क्लास 6 में 5 लाख का कर सकते हो, और क्लास 2 में लाइक 2 लाख का काम कर सकते हो। ओके, तो हमारा एडवांटेज देखो, जैसे मैंने पहले ही बोला, आप सिविल इंजीनियर हो ना, तो आपको डायरेक्टली आप यहाँ से काम शुरू करते हो। कहाँ से? क्लास 5 से। बट ये भी है 30 लाख का लिमिट है, इट्स नॉट मीन कि आप पहला ही काम 30 लाख का ही लोगे। आपको एक्सपीरियंस कम होता है, बैंक बैलेंस कम होता है, एक्सपीरियंस भी छोटा है, तो हम स्टार्ट करते वक्त एक छोटे छोटे 5 लाख के ना 5 लाख के काम धीरे धीरे लेके हमारा एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं वो पर्टिकुलर फील्ड में। ओके, हाउ टू रीड कॉन्ट्रैक्ट टेंडर डॉक्यूमेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, मैंने एक टेंडर डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। इंटरेस्ट आएगा आपको वो डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए, हम वो डॉक्यूमेंट अभी पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा टाइम में। सी, अभी मैं पुणे की बात करती हूँ, पीएमसी की बात करती हूँ। ओके, सपोज आप या कोई भी टेंडर, नॉट ओनली पीएमसी, कोई भी टेंडर अगर आप उसके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हो ना, तो आपको देखो, आपने अगर डॉक्यूमेंट मतलब टेंडर का लाइसेंस निकाला है, ओके, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस निकाला है, तो उसके साथ है ना आपको एक की मिलती है। की मतलब वो पेन ड्राइव के जैसे होता है। ओके, तो मतलब कैसे पता चलेगा कि आप ही वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर हो जो फील कर सकता है। सपोज मैं हूँ और मेरे पास लाइसेंस है, तो उसका ई टेंडरिंग मतलब क्या, कि उसका इंटरनेट पे क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेट पे क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है कि मैं ही वो हूँ इंसान की मेरे पास है। तो हर एक को, हर कॉन्ट्रैक्टर को एक की मिलती है विच इज लुक लाइक पेन ड्राइव। ओके, वो पेन ड्राइव के जैसे दिखती है। तो जब भी आपको टेंडर फिल करना पड़ता है ना, तो आपको आपके लैपटॉप को, आपके पीसी को वो लगाना पड़ता है पेन ड्राइव जैसे, जो भी होता है की बोलते हैं उसको टेंडरिंग वर्ल्ड में, टी की बोलते हैं। तो वो आपको लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे लगाना पड़ता है। वो लगाने के बाद ही आपका वेबसाइट और आपका जो भी टेंडर का प्रोसेस है ना वो ओपन होगा। ओके, ये जो फॉर्म है ना, ये सब चीजें आप नहीं देख सकते हो जब तक आपके पास की नहीं है। ओके, जब आप वो लगाओगे पीसी को, लैपटॉप को, फिर ही तभी जाके वो प्रोसेस होगा आगे। ओके, तो उसमें देखो क्या क्या होता है, उसमें भी सारी चीजें मेंशन होती है ऑनलाइन कि आपके टेंडर का नाम क्या है। हर टेंडर का एक नंबर जनरेट होता है। ओके, टेंडर आईडी बोलते हैं उसको। टेंडर आईडी के हिसाब से ही हम टेंडर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, टेंडर का टाइप, जैसे मैंने बोला कि हम कौन से टाइप के टेंडर में काम कर रहे हैं, दिस इज अ ओपन टेंडर, मतलब भर सकते हैं सब लोग। ओके, नंबर ऑफ कवर्स 2, मतलब ये 2 पेज का
स्टार्टिंग का कवर पेज होगा उसके। पेमेंट मोड क्या है, ऑफलाइन, मतलब क्या आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हो, आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा वहां पे जाके। तो हर टेंडर के ऐसे कुछ फ्लॉज होते हैं कि उसमें छोटी से छोटी चीजें आपको देखनी पड़ती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेंडर डॉक्यूमेंट में आपको हम रीड करेंगे ना तो पता चलेगा टेंडर डॉक्यूमेंट में कितनी छोटी चीज होती है। इज मल्टी करेंसी अलाउड फॉर अ फी, नो, मतलब सिर्फ इंडियन करेंसी ही अलाउड है, बाहर की नहीं है कुछ भी अलाउड। ओके, ये सब चीजें यहाँ पे दी है। इसमें नीचे भी दिया होता है कि पब्लिश डेट क्या है, मतलब कौन से डेट पर टेंडर पब्लिश होने वाला है। बीड ओपनिंग डेट क्या है, बीड ओपनिंग डेट मतलब जो भी मैंने बोला, अगर टेंडर पब्लिश एक डेट पे होता है, ओके, मतलब आप भर सकते हो 15 सितंबर को, फिर वो ओपन कब होगा, यहाँ पे देखो लिखा है लाइक 11 सितंबर को बीड ओपनिंग डेट। ओके, तो बीड सबमिशन स्टार्ट कब होता है, उसको बीड बोलते हैं, टेंडर इज बीड बोलते हैं उसको, उसका नाम नहीं है। बीड मीटिंग भी एक पार्ट है। ओके, बीड मीटिंग, उसके ऊपर हम जाते हैं धीरे धीरे। ओके, बीड सबमिशन एंड डेट, ओके, ये सब चीजें उसके कवर पेज पे मेंशन होती है ऑनलाइन। सेकंड पेज पे होता है कि टेंडर की फी, जब देखो मैंने अभी जस्ट बोला था 5 मिनट्स बिफोर कि हमको सबसे पहले टेंडर फी भरनी पड़ती है। तो इस टेंडर की फी कितनी है, 5200। ये जो भी XYZ टेंडर है इसका फी है 5200। इसका EMD कितना है, 1,84,000। अभी देखो इसका टोटल टेंडर का वैल्यू कितना है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट टाइप टेंडर है, इसका लोकेशन है, प्री बिड मीटिंग है। प्री बिड मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताती हूँ आपको, मजा आता है प्री बिड मीटिंग में बहुत। जब भी आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करना शुरू करोगे ना, एक्चुअल वर्ल्ड में आओगे, तब आपको प्री बिड मीटिंग का मीनिंग समझ में आएगा। पूरा टेंडर का जो होता है ना गेम और जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा चेंज हो सकता है आफ्टर वन प्री बिड मीटिंग। ओके, आपके जितने भी प्लान्स है, और प्री बिड मीटिंग में अगर आपको आपका रिप्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट, ओके, तो देखते हैं हम। अभी देखो मैं आपको एक टेंडर डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ। ओके, आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो ना वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछो। ये आप अगर सब अनम्यूट हो तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। ओके, ओके, सी यहाँ पे क्या है, ये है टेंडर डॉक्यूमेंट। ये क्या है, होल्डर है, कुछ क्वेश्चन है किसी का। ओके, सो अभी देखो ये एक टेंडर डॉक्यूमेंट है रोड एंड ब्रिज वर्क का।
है जिससे आप EMD डील कर सकते हो। एक तो है टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक हैविंग ब्रांचेस महाराष्ट्र। इन्होंने दिया होता है कि जो भी शेड्यूल बैंक्स है, शेड्यूल बैंक्स, कॉर्पोरेट बैंक्स, नेशनल बैंक, ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है। ओके, शेड्यूल है तो शेड्यूल बैंक पेड कर सकते। टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब क्या, जो मैंने बोला था आपको, टेंडर अवार्ड होने के बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा, उसका अमाउंट है यहाँ पे। उसमें क्या लिखा है, 50% इन कैश, बैंक गारंटी, FDR, TDR ऑफ एनी शेड्यूल बैंक। मतलब क्या, 50% आप कैश भर सकते हो, मतलब जो भी 11 लाख का अमाउंट है उसमें से आधा अमाउंट आप कैश भर सकते हो और आधा अमाउंट आप, उसको BG बोलते हैं, बैंक गारंटी, बैंक गारंटी बोलते हैं। जो भी आपका रिस्पेक्टेड बैंक है ना, जहाँ पे आपका अकाउंट है कंपनी का, नॉट आपका पर्सनल अकाउंट, जो भी आपका कंपनी का अकाउंट होगा, तो उसके ऊपर 50% आप उनसे BG लेते हो, बैंक गारंटी बोलते हैं उसको। वो एक 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे आता है, तो यहाँ पे देखो दिया होता है, the bank guarantee मतलब BG shall be in the prescribed form of appended in the tender document only on a stamp paper of 100 rupees 100। 500 रुपए का भी स्टैम्प पेपर आता है, 100 का भी आता है, तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एग्जैक्टली कौन सा बैंक, कौन से रुपीस का आपको चाहिए। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या सूरज सर, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? इज माई वॉइस इज ब्रेकिंग? आवाज नहीं आ रहा है सबको? ओके, ठीक है। तो देखो इसमें पूरा दिया होता है कि आपको कैसे अमाउंट में और कौन से टर्म्स में पैसे भरने हैं। ये अगर आपने, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप ये चीज पढ़ते नहीं हो, ये चीज नोट नहीं करते हो ना, तो आपको आगे जाके बहुत नुकसान हो सकता है ये सब चीजों से। अगर आपको पता ही नहीं है कि फी भरनी कैसे है, इसमें ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप एक्चुअल इसमें काम करोगे ना तो पता चलेगा आपको। ओके, तो ये एक होता है। नीचे उन्होंने दिया है टेंडर नोटिफिकेशन अंडर ई प्रोक्योरमेंट। मतलब क्या, जब न्यूज़पेपर में आता है, देखो ये कुछ ऐसे फॉर्म में ही आता है, उसमें नेम ऑफ वर्क होता है, कॉस्ट ऑफ वर्क होता है, ओके, EMD लिखा होता है, कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब क्या, टेंडर फी कितना होता है, पीरियड ऑफ कंप्लीशन मतलब ये टेंडर कंप्लीट करने के लिए कितना ड्यूरेशन लगने वाला है, और क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा है, देखो क्लास 3 एंड अबव। अगर आप क्लास 3 में आते हो, क्लास 3 का अमाउंट हमने देखा था 1 करोड़ का, उसके आगे के कॉन्ट्रैक्टर हो आप, तब भी आप फील कर सकते हो। मतलब आप न्यूली कॉन्ट्रैक्टर हो, न्यूली आपने कुछ ज्वाइन किया है, यू कैनॉट फील दिस टेंडर। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है क्लास 3 एंड अबव। ओके, यहाँ पे लिखा है पीरियड ऑफ डाउनलोड ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट। डाउनलोड ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या, टेंडर जब ऑनलाइन पब्लिश होता है ना, तब आप कब तक डाउनलोड कर सकते हो आपके लैपटॉप में, तब कब तक ड्यूरेशन है, लाइक 11/6 टू, यहाँ पे देखो फ्रॉम 11/6 टू 6/7, मतलब ये जो भी 15-20 दिन का गैप है ना ड्यूरेशन, इसी टाइम पे आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली वेबसाइट से। ओके, अगर आप 7 तारीख को जाओगे करने तो नहीं होगा ये। ओके, प्री बिड कॉन्फ्रेंस डेट, टाइम एंड वैल्यू। अभी देखो प्री बिड क्या होता है, ध्यान से सुनो। प्री बिड मतलब क्या, प्री बिड मीटिंग होता है जब भी आप टेंडर भरने का सोचते हो, और जब तक आप टेंडर भरते हो उसके बीच में जो भी ड्यूरेशन मिलता है आपको, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 मंथ का, उसी ड्यूरेशन में प्री बिड का मीटिंग होता है। तो फिर यहाँ पे देखो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव ऑफ क्वेरीज फॉर प्री बिड कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन 22 ओके 22, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सब, ऑनलाइन प्रिपरेशन सबमिशन। देखो यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन का डेट क्या है, 11/7 मतलब 11 जुलाई। ओके, और आप डॉक्यूमेंट कब तक डाउनलोड कर सकते हो, 6/7। ओके, तो प्री बिड मीटिंग जो रहेगा ना, ये इसी 2 डेट्स के बीच में ही रहेगा। ओके, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये होता है जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट आपने आपके पास रखा है, जो मैंने बोला था टेंडर डॉक्यूमेंट इज योर वेपन। ओके,
तो सपोज आपके टेंडर में जो भी क्लॉजेस है, जो भी स्कोप ऑफ वर्क है, उसमें अगर कुछ भी आपको डाउट आता है, ओके, आपको कोई भी डाउट हो सकता है, दो डाउट, 5 नंबर ऑफ डाउट्स भी हो सकते हैं, ओके, 500 भी डाउट आ सकते हैं आपको कि ये काम ऐसे कैसे, वो काम मतलब मैं एग्जांपल देके बताती हूँ आपको ऐसे कैसे है, ये जो भी क्लॉज है, तो वो प्री बिड मीटिंग में ना आप अपने कंपनी के तरफ से वहां पे जाके सारे कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से कोई ना कोई आता है, और वो अपने जो भी चीफ इंजीनियर है, कमिश्नर है, उनके सामने उनके साथ एक मीटिंग होता है, और आपके जो भी डाउट्स है ना आप उनको पूछते हो कि ये टेंडर में ये चीज ऐसे कैसे आ सकती है, ये गलत है, ओके। मतलब क्या, सपोज आप कोई भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम कर रहे हो, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम मतलब क्या, कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, ओके, वो खराब हुआ है, तो उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम आपको मिला है, ओके। तो टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए कि आपके स्कोप ऑफ वर्क मतलब क्या, कि आपके अंडर क्या क्या काम आ सकता है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है आपका। पर अगर उसमें लिखा है कि काम करते वक्त अगर कोई स्ट्रक्चर का पार्ट खराब हुआ तो उसका पैसा कॉन्ट्रैक्टर देगा, तो ये तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम तो ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम करने के लिए गए हैं वहां पे, हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी लाइक आपका टेंडर का कॉस्ट है 15 लाख, और अगर कोई मशीन खराब हुई और वो मशीन का कॉस्ट है 20 लाख, तो हम कैसे दे सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर उल्टा हो गया ना सब कुछ। तो इसीलिए आपको टेंडर डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ना पड़ता है कि एग्जैक्टली आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, एग्जैक्टली उसमें दिया क्या है स्कोप ऑफ वर्क में। तो स्कोप ऑफ वर्क जो होगा उसका कॉस्ट जो होगा, उसमें अगर ऐसा लिखा है कि अगर कोई भी इक्विपमेंट खराब हुआ, स्ट्रक्चर खराब हुआ, तो आप फाइल कर सकते हो जो भी है वो चीज, तो हम उसका पैसा देंगे, गवर्नमेंट उसका पैसा देगी, देन इट्स फाइन, ओके। बट अगर उसमें लिखा है अगर काम करते वक्त आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आया, देन द कॉस्ट विल गिवन टू कॉन्ट्रैक्टर, तो फिर ये नहीं चलेगा, फिर आपको तो फिर लॉस में चले जाओगे आप, ओके। तो इसीलिए मैंने जैसे बोला प्री बिड में पूरा गेम चेंज हो जाता है, ओके। तो बहुत सी चीजें प्री बिड मीटिंग में बाहर आती हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं हर एक को टेंडर डॉक्यूमेंट में, ओके। तो वो होता है प्री बिड मीटिंग, इंटरेस्टिंग होती है प्री बिड मीटिंग, उसका डॉक्यूमेंट बनता है पूरा, हम वो ऑनलाइन क्लासेस में वो सब दिखाते हैं, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, ओके, ये जो भी है लास्ट डेट ऑफ प्री बिड, ये सारी चीजें नोट करनी पड़ती है हमको, ठीक है। उसके बाद अभी देखो, जैसे मैंने बोला था कि आपको ना कुछ एफिडेविट फिल करके देने पड़ते हैं, ओके। पीडब्ल्यूडी जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी फील्ड इन व्हेन कॉन्ट्रैक्टर इज डन। आपका नाम क्या है, आपका, ओके, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अ टेंडर, मतलब आप टेंडर का रिसिप्ट कब फील कर रहे हो, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी चीजें है यहाँ पे पढ़ो आप एक से एक, ये सब चीजें आपको ना इसका हार्ड कॉपी बना के यहाँ पे रिटर्न में डाल के एज अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, जब मैंने पहले बोला था इसमें जो भी एफिडेविट है ना वो आपको पर्सनली फिल करने पड़ते हैं, ओके। एनआईटी मतलब नोटिस, एनआईटी मतलब वही टेंडर डॉक्यूमेंट, इसमें देखो वापस से सब कुछ दिया हुआ है अलग, मतलब ये देखो बार बार दे रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ही ना इसमें। अमाउंट ऑफ वर्क, ईएमडी, ओके, एसडी, टाइम, क्लास ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट, एक दिन में आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, बट सुनो क्वालिफिकेशन क्या होता है। अगर कोई भी टेंडर आ रहा है, बड़ा टेंडर आ रहा है, ओके, कोई भी बड़ा टेंडर है, रोड का टेंडर में ले लो, अगर कोई भी बड़ा टेंडर है तो उसमें लिखा होता है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मतलब क्या, उसमें कुछ लिमिटेशन आती है कि अगर आपने अभी तक, सपोज 1 करोड़ का टेंडर है, उसमें होता है कि अगर आपने अभी तक 50 लाख के ऊपर काम किया है तब भी आप ये टेंडर भर सकते हो। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दो टाइप के होते हैं, ओके। एक तो टेक्निकल होता है और एक होता है फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल मतलब क्या, एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप हर साल आईटीआर वगैरह भरते हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, सीए से, ओके। तो उसमें आपके कंपनी का टर्नओवर वगैरह क्या है ना वो सब चीजें मेंशन होती है, तो उसमें लिखा होता है अगर टेंडर का कॉस्ट है 3 करोड़, जैसे ये टेंडर का है 2.71 करोड़, ओके। तो उसमें ऐसा होता है कि अगर टेंडर का कॉस्ट है 3 करोड़, तो आपके कंपनी का टर्नओवर एटलीस्ट 1 करोड़ होना चाहिए, ओके। ये क्या, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया। उसमें और एक होता है, अगर आप वहाँ पे मशीनरीज की लिस्ट है,
अगर आपके पास क्रेन है, आपके पास आरएमसी है, आपके पास कंक्रीट मिक्सचर है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है। सो टेंडर में एज पर टेंडर ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, चेंज हो सकती है ये सब चीजें। तो ऐसी ये सब चीजें हैं, मतलब ये क्राइटेरिया हो गया क्वालिफिकेशन, ये सब आपके पास है तो आप भर सकते हो। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इतना बड़ा टॉपिक है ना, क्वालिफिकेशन में ही आपको पता चलता है। यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन्होंने स्पेसिफिकली दिए हुए हैं कि कौन से लगने वाले हैं। आप इसमें बैठते हो कि नहीं ये आपको डॉक्यूमेंट का रीड करते ही पता चलता है। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर तो इसमें ही आउट हो जाते हैं, यार ये तो हमारे पास चीज है ही नहीं। अगर उन्होंने लिखा है कि इक्विपमेंट आपके पास होना मस्ट है, तो आप आता काय करू? हम्म।
डॉक्युमेंट आय होप विजिबल आहे. ओके मैं कुछ दिखाती हूँ आपको. यहाँ पे देखो. Now is it visible? Please text me in a text box. Questions में डालो. Is it visible? ओके ओके. तो यहाँ पे देखो ये है पीएमसी का हर एक की जो वेबसाइट होती है ना, तो पीएमसी की वेबसाइट है विच इज एबीसी प्रोक्योरमेंट. ओके तो एबीसी प्रोक्योरमेंट में जैसे मैंने बोला आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड तभी डाल सकते हो जब आपके पास ना वो की है, मतलब जो भी पेन ड्राइव के जैसे दिखती है ना वो आपको पास है, तब भी आप यहाँ पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल सकते हो. ओके लॉगिन आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे और तब लॉगिन करोगे, फिर आपको टेंडर उसमें जा सकते हो कि कौन सा टेंडर भरना है. यहाँ पे देखो सिलेक्ट डिपार्टमेंट. यहाँ पे देखो सिलेक्ट डिपार्टमेंट होता है. सिलेक्ट डिपार्टमेंट मतलब क्या, आप कौन से डिपार्टमेंट से काम कर रहे हो. सिटी इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, ड्रेनेज का डिपार्टमेंट, मतलब आप इतने सारे डिपार्टमेंट है पीएमसी के अंडर. सिर्फ पीएमसी के अंदर ही, हम तो सिविल के हैं इसलिए हम सिविल का पार्ट देख रहे हैं, बट सब पार्ट्स इतने हैं पीएमसी के अंदर. तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली देखना है. ओके मतलब कौन सा टेंडर देखना है. सपोज मैं जाती हूँ सिविल के इसमें. ओके मैं लेती हूँ इसमें जनरल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट. ओके सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में मैं सर्च करूंगी. यहाँ पे है लाइव टेंडर चाहिए, जो टेंडर कैंसिल हुए हैं वो वाले टेंडर देखने हैं या सभी टेंडर देखने हैं. ओके इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, तो मैं देखती हूँ कि मुझे लाइव टेंडर देखना है और मैं सर्च करूंगी यहाँ पे. ओके फिर नीचे आपको होता है ऑनलाइन टेंडर, ऑफलाइन टेंडर और एडवर्टाइजिंग डिटेल्स. तो यहाँ पे देखो आपको जैसे ही आप सर्च करोगे ना आपको लिस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा. ओके आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे टेंडर एक साथ वहां पे शो हो जाएंगे. ये देखो सी लाइव टेंडर इज नॉट फाउंड, मतलब अभी कोई भी लाइव टेंडर नहीं है. अभी देखो हमें सबको पता है कि कोरोना के वजह से अभी तो टेंडर गवर्नमेंट ने निकालना बंद ही किया है, अभी तो निकल नहीं रहे हैं टेंडर. तो यहाँ पे कोई भी लाइव टेंडर नहीं दिखा रहा है. सी दिस इज अ लिस्ट ऑफ कैंसल टेंडर. इतने टेंडर देखो यहाँ पे मैंने से बोला टेंडर आईडी होता है, टेंडर का नंबर, कौन से डिपार्टमेंट का टेंडर है. ओके टेंडर का नाम क्या है, एनआईटी मतलब क्या, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, जैसे मैंने अभी बोला था. लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ परचेज, मतलब लास्ट डेट क्या है आप टेंडर बाय कर सकते. महापीडब्ल्यूडी.com पे जाओगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर आपको दिखेगा. इसमें देखो जनरल गाइडेंस दी हुई है. ओके क्या कैसे कैसे होता है, रजिस्टर हियर ऐसे लिखा होता है यहाँ पे, तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है. इसके बाद ये मैनुअल है कुछ, नेट थोड़ा स्लो है यहाँ पे, एनीवेज कोई बात नहीं. और एक तो है मैं दिखाती हूँ, ये मेरे पास था.
कंपनी का नाम, ये जब आप करने जाओगे ना रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखो ये इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ती है। ओके, एज अनएम्प्लॉय इंजीनियर, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो, आपके पास कुछ काम नहीं है ना, कुछ एक्सपीरियंस है, तो कुछ टेंडर ऐसे निकलते हैं ना छोटे अमाउंट के, जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के लिए निकलते हैं, सिविल के लिए। ओके, मतलब आप बाहर प्राइवेट में कुछ काम नहीं कर रहे हो, ओके, और अनएम्प्लॉय हो आप, और उसके हिसाब से ये जो टेंडर निकलते हैं वो होता है अनएम्प्लॉयड इंजीनियर का। ओके, यहाँ पे देखो सिविल, रेगुलर, कॉन्ट्रैक्टर, अनएम्प्लॉय, तो उसमें ये भी एक टाइप है। और एक चीज है, see, वही ये जो मैंने अभी ऑनलाइन दिखाया आपको। सो आई होप आपको समझा होगा। कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो अभी। ओके, मैं अभी आपको, ये आपका टाइम है, दिस इज योर टाइम, कुछ भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो प्लीज आस्क। ये जो भी वेबिनार है ना, ये हम यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं, तो ये हमारे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, इसको आप प्लीज सब्सक्राइब करो। इस पे जो भी वीडियोस है प्लीज, और आप मैंने अनम्यूट ऑल किया है। इफ यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क एनीथिंग। खुद को अभी आप म्यूट हो तो अनम्यूट कर सकते हो। हम्म, So is there any questions? So आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क का जैसा सिंबल है, यू कैन आस्क देयर योर क्वेश्चंस, और यू कैन अनम्यूट बाय क्लिकिंग, वहाँ के माइक का एक क्वेश्चन है, सिंबल है, वहाँ पे आप अनम्यूट हो सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ऑफलाइन भी कुछ पूछना है तो मे बी किसी को अगर यहाँ पे आवाज नहीं आया, कुछ समझा नहीं, तो आप ऑफलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, यूट्यूब चैनल पे नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट दी हुई है। ओके, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू नो, कुछ आप बाकी के टॉपिक से भी आपको कुछ है तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू वेरी मच मैम। सो बेसिकली हमारी अपेक्स कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग सर्विसेज है। सो हम यहाँ पे आपके लगभग आर्किटेक्चर